Hello everyone, my name is Dishika Agarwal and here I am class 12 के चैप्टर के साथ। आज हम करेंगे क्लास 12 यूनिट 1 का चैप्टर 1 विच इज एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट एंड प्रोसेस। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटू सा है, बहुत इजी सा है और इसकी एक दो चीज़ें तो फिक्स्ड है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं बता दूंगी। और अगर तुमने बस ये वीडियो देख ली और इसके बाद अगर तुमने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया तो तुम्हें चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है जेन्युइनली। तो लाइक कॉमन चीज़ें भी है काफ़ी सारी, लाइक पता ही होता है एडवर्टाइजिंग, नॉर्मल चीज़ें, तो हो जाएगा बढ़िया तरीके से। गाइज अगर तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है तो उसे लेके ही बैठ जाओ, बिकॉज जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कराऊंगी बताऊंगी तो ताकि तुम उसे हाथ के हाथ मार्क कर सको। और प्लीज़ इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ये मत सोचना बाद में निकलवा लेंगे। ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में तुम्हें चाहिए होगी और तुम सोच रहे हो अगर ऑनलाइन से हो जाएगा तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर नोटिफिकेशन आएगी इधर उधर, तो इसलिए बेटर है कि तुम प्रिंट आउट निकलवा लो और उसी से पढ़ो और साथ में मार्क भी कर लो, क्योंकि ऑनलाइन में फिर सेव हो ना हो मार्क करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिजिकल कॉपी में आप चीज़ें मार्क कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। व्हेन अ प्रोडक्ट इज टू बी लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू इट्स डेफिनेशन। अब क्या बता रहा है ये, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक ऐसी चीज़ जो हम मार्केट में बेच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट, जब भी हम उसे लॉन्च करते हैं तो बहुत सारा काम लगता है इसकी डेफिनेशन में कि एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है क्या, वो दिखेगा कैसे, हम उसको कैसे सेल करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमें वो प्रोडक्ट किसको बेचना है, वो प्रोडक्ट किस काम आएगा, उसका फंक्शन क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके साथ चलती रहती है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब मान लो हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया, एक मान लो सनस्क्रीन ले लिया हमने, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आज हमने सनस्क्रीन लॉन्च करा है तो हाँ हमारा काम खत्म हो गया, अब इसकी हमें और डेवलप नहीं करना है, इसको अपडेट नहीं करना, नहीं। जैसे टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होंगी और हमें कस्टमर से फीडबैक आएगा तब हमें उसकी लुक्स पे काम करना पड़ेगा और उसके मटेरियल पे, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल डल रहा है उन सब पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, बस प्रोडक्ट बनने के साथ, लॉन्च होने के साथ खत्म नहीं हो जाता, प्रोडक्ट को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ता है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। The research and development R&D section of an organization creates a product. अब ये research and development section के सारे functions इतने important हैं और ऊपर से ये MCQ में बहुत आता है कि dash organization creates the product। तो R&D सेक्शन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। और जो मैं इसके 3 पॉइंटर्स बता रही हूँ कि क्या क्या इसके फंक्शंस है, क्या काम करता है R&D सेक्शन, ठीक है। तो क्या काम करता है, 3 फंक्शंस है इसके। सबसे पहले है क्रिएट्स द प्रोडक्ट, कि आखिर हमारा प्रोडक्ट है क्या, हम सेल क्या कर रहे हैं मार्केट में, बेच क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट को ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद डिफाइंस इट्स फॉर्म, स्पेसिफिकेशंस, कंडीशंस, लुक, अपीयरेंस, पैकेजिंग, कि हमारा प्रोडक्ट आखिर दिखेगा कैसा, किस फॉर्म में होगा, कैसे पैकेजिंग होगी, टारगेट ऑडियंस, सब कुछ R&D सेक्शन देखता है। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कि कैसा एक प्रोडक्ट दिखेगा। उसके बाद दे वुड ऑल्सो गिव द USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म USP की, यूनिक सेलिंग पॉइंट MCQ के लिए। तो अब ये कह रहा है R&D सेक्शन जो होता है वो यूनिक सेलिंग पॉइंट भी देता है किसी भी प्रोडक्ट को। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवाना। मान लो हम बॉटल बना रहे थे, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी होगी जो बॉटल्स बनाएगी, बट अपने प्रोडक्ट को हम कैसे स्टैंड आउट करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डोमिनोज है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट USP है 30 मिनट्स डिलीवरी, कि 30 मिनट्स में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो ये उसे, उस प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवा रहा है, उस ब्रांड को स्टैंड आउट करवा रहा है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, डोमिनोज की तरफ अट्रैक्टेड हो उनसे सामान लेने के लिए। तो इसलिए USP बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट को देने के लिए, कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसका यूनिक फीचर क्या है जो हमें उस प्रोडक्ट के साथ मिल रहा है और उसके और कंपटीशन से हमें नहीं मिल रहा। तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन के, एक तो प्रोडक्ट क्रिएट करता है, उसके बाद लुक्स एंड अपीयरेंस जो होता है उसको डिफाइन करता है, और थर्डली यूनिक सेलिंग पॉइंट USP देता है किसी भी प्रोडक्ट को। Sometimes market testing of products is also done. अब क्या होता है, कभी कभी जो होता है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी मार्केट में टेस्टिंग की जाती है लुक्स एंड अपीयरेंस के बेसिस पे। At times different color schemes and appearances are chosen and the name of the product is blanked out. मान लो हमारे पास एक शैम्पू है, ठीक है,
तो हमने इसकी ब्रांड सब कुछ हाइड कर दिया। बस हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये वाइट एंड ब्लू रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा, या अगर ये रेड और येलो रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा। तो उस बॉटल, जो शैम्पू की बॉटल होगी, उसकी अपीयरेंस कैसी रखनी है, उसकी कलर कैसे रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसलिए मार्केट टेस्टिंग की जाती है, लोगों को दिखाया जाता है और उसके बेस पे रिव्यू लिए जाते हैं कि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा, बायर्स को सबसे ज़्यादा क्या, कौन सा कलर स्कीम या फिर वो डिज़ाइन लेआउट प्रोडक्ट का अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसे वो भी बोलते हैं एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजी। ऐसा कुछ होता है कि लाइक प्रोडक्ट में लॉन्च करने में और वो कैसा दिखेगा, इन सब में साइकोलॉजी भी यूज़ होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी की। कौन से कलर्स प्लीजिंग होंगे इस टाइप से। जैसे लेज़ होता है तो लेज़ के कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं उसके पैकेट्स के। क्यों? ताकि लोग अट्रैक्टेड हों लेने के लिए, कि मतलब देखते ही कि हाँ हमें प्रोडक्ट लेना है इस टाइप से। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है इसमें। ठीक है, it is then shown to different groups and the responses are gathered. Sometimes the responses are analyzed by psychologists and sociologists to come to conclusions about most likely to be successful choice of the look and packaging of the product. यही अलग अलग पैकेजिंग दिखाएंगे प्रोडक्ट की अलग अलग तरीके से, अपीयरेंस में, कि अलग अलग लेआउट में, अलग अलग कलर स्कीम के साथ, और फिर अलग अलग टीम्स को, ग्रुप्स को दिखाएंगे और उनके रिस्पॉन्सेज लेंगे। फिर जो भी सबसे लाइक बेटर रिस्पॉन्स होता है वो साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट अगर इस फॉर्म में बेचेंगे तो सबसे ज़्यादा बिकेगा। तो फिर उसको फाइनलाइज कर देते हैं कि हाँ हमें यही रखना है प्रोडक्ट की लुक एंड अपीयरेंस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेज इन डिफाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और मुझे लगता है ये MCQ में आ सकता है, मार्क कर लो कि मार्केट टेस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को उसकी आइडेंटिटी देने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा मार्केट टेस्टिंग, कि वो प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, उसका हम उसकी आइडेंटिटी दे रहे हैं, वो कैसे सिलेक्ट होगी मार्केट टेस्टिंग से। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, what is described above mostly applies to the consumer products, but sometimes a service may also be marketed and advertised like a product by manufacturing industries. हाँ, अब जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे फिजिकल प्रोडक्ट्स की, कि लाइक जो भी विजिबल आइटम्स है जिनका ट्रेड बना है, अब ये कह रहे हैं कि सर्विसेज होती है जो इनविजिबल आइटम्स होती है उनका भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैं तुम्हें अगर ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकती हूँ, ये मैं सर्विस दे रही हूँ। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरह ही सर्विसेज की भी एडवर्टाइजमेंट होती है। सच अ प्रोडक्ट और सर्विस मे बी ऑफ यूज टू इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो भी सर्विसेज मान लो सेल कर रहे हैं तो वो किसको काम आए, जनरल पब्लिक को। ऐसा हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियल लोगों को ही काम आए इंडस्ट्री में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मान लो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हम, मान लो आपका जो व्हीट है वो फार्म से हम वहां तक ले जाएंगे इंडस्ट्रीज तक। तो अब इसमें जनरल पब्लिक को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें इंडस्ट्रीज का काम हुआ। तो ऐसा होता है कि कई बार जो सर्विसेज होती है वो खाली इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं एंड नॉट द जनरल पब्लिक। Advertising play an important role there too. उसमें भी एडवर्टाइजिंग काम आती है। In case of industrial clients, it becomes a case of one manufacturer serving some specific needs of the other. इसमें जनरल पब्लिक को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चरर या वो इंडस्ट्रियल में एक दूसरे की हेल्प हो रही है। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। In this case, the process begins with identifying the need of the customer. अब इस सेक्टर में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कैसे हेल्प होती है, कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किया जाता है, देखो, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले देखा जाता है कि कस्टमर को चाहिए क्या। अगर मान लो मुझे बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री को हेल्प करनी है तो उनको ज़रूरत क्या है, मैं उनको क्या दे सकता हूँ कि उनका काम आसान हो, ताकि वो मुझसे मेरी सर्विसेज लें, मेरे प्रोडक्ट्स लें। तो सबसे पहले कि उनकी नीड क्या है। मान लो उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि अपनी वेबसाइट चाहिए या कुछ, और उन्हें चाहिए कि मैं उनको कोड करके उनकी वेबसाइट दूँ। तो उस फर्म को नीड क्या है, उस इंडस्ट्री को नीड क्या है मेरी, सबसे पहले ये देखा जाता है। ठीक है, दिस इज डन थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च एट हिज वर्क प्लेस। और ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि इंडस्ट्री में हमारी क्या ज़रूरत है, क्या प्रोडक्ट चाहिए इंडस्ट्री को।
वहाँ पर उनके वर्क प्लेस पे जाके कि अगर हम बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं उनकी फैक्ट्रीज में जाके कि उनका कैसे काम चल रहा है और किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है और इसके लिए हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, रिसर्च करके उस प्लेस पर जाकर। The data compiled is analyzed and the precise nature of the problem is identified. अब जो भी डेटा होगा उसे कंपाइल किया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी, प्रिसाइज नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड कि प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, यहाँ लैक कर रही है। मान लो मैं बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री में गई और मैंने देखा कि जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कि मान लो वहाँ पे नेटवर्क की कुछ इशू है और उसके बाद वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रही, बिकॉज फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है एंड यू नीड टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे और मैं कुछ ऐसा उन्हें सर्विस प्रोवाइड करूँ या ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाऊं जिससे वो इजीली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, तो उनकी हेल्प होगी इससे। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखी जाती है, उसके बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। देन अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज इवॉल्व बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, फिर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला जाता है प्रॉब्लम का। द सॉल्यूशन देन इज प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट, और जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं, मान लो मैंने सॉल्यूशन निकाला तो मैं उनको अब जाके दिखाऊंगी क्लाइंट को, कि मतलब बिस्किट फैक्ट्री मेकिंग ओनर को, कि मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है इन अ सिस्टमेटाइज्ड वे एज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एक सिस्टमैटिक वे में अच्छे से प्रेजेंट करूंगी, ये नहीं रैंडमली नहीं, पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह से कि मैंने ऐसे ऐसे करा है, ये आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी और मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब नीड कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है किसी भी कस्टमर की इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च की जाती है उस वर्क प्लेस पे जाकर, उसके बाद डेटा कंपाइल किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि आखिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है और फिर क्लाइंट को प्रेजेंट करा जाता है कि वो हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी सर्विसेज हमसे ले। Sometimes some gadgetry may be an industrial product. In that case, the technical specifications of the product, the range of its specifications, how it is an improvement on the existing system, and what are the tangible benefits are that the customer will get due to its usage would be presented in as attractive manner. अगर मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट है, वो गैजेट है कोई, जैसे कि अभी हमारा इंडस्ट्री में हम हेल्प कर रहे थे, जो हमने प्रोडक्ट बनाया था कि जो वर्कर्स है वो एक दूसरे को इजीली कनेक्ट कर सके, तो उसमें हमने गैजेट बनाया। तो अब उसमें क्या क्या देखा जाएगा कि उसकी रेंज कितनी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उसको कैसे इम्प्रूव कर रहा है, जो भी हमारा बायर है, हमारा कस्टमर है, उसको वो प्रोडक्ट लेके क्या हेल्प मिल रही है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सब देखा जाता है इन केस ऑफ अ टेक्निकल प्रोडक्ट। Market research would give a projection to the targeted buyers. अब मान लो हमारा प्रोडक्ट पूरा बन गया, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसकी अपीयरेंस और लुक्स कैसी रहेगी। अब उसके बाद प्रोडक्ट बेचना किसको है ये भी तो देखना पड़ेगा। अब मान लो हम ले लेते हैं नेल एक्सटेंशन, अब जैसे ये नहीं है कि 0 से लेके सबको ही लाइक 60-70 एज तक सबको चाहिए होगा वो प्रोडक्ट, नहीं, कुछ स्पेसिफिक रेंज होगी कि लाइक 18 to 25 इन लोगों को ज्यादा मतलब नेल एक्सटेंशंस का शौक होगा, ऐसे ऐसे। तो मतलब मार्केट रिसर्च की जाती है कि किसको हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चाहिए, हमारी टारगेट ऑडियंस है कौन जिसको हम एडवर्टाइज करें, ठीक है। एंड ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, और ये भी देखा जाता है कि कौन अफोर्ड कर सकते हैं। नेल एक्सटेंशंस ऑब्वियसली हम उनकी एड रूरल एरियाज में नहीं चलाएंगे क्योंकि वहाँ उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो ये लोग चीज़ें अफोर्ड कर सके। हम अर्बन एलाइट्स में ये चीज़ें चलाएंगे, इसकी एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे ताकि वो लोग अट्रैक्ट हों। How the product is to be positioned so as to appeal the targeted buyers, और हमारा प्रोडक्ट जो है उसको कहाँ एडवर्टाइज करना है वो सब भी देखा जाता है, किस पोजीशन में कहाँ उसे कैसे एडवर्टाइज करना है ताकि हमारे टारगेटेड बायर्स को वो सबसे ज़्यादा दिखे। इस केस में हम उसे सोशल मीडिया या फिर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जो एप्स, वहाँ पर उसे दिखाएंगे नेल एक्सटेंशंस की एड को, तो ज़्यादातर बेनिफिट रहेगा हमें, हम ज़्यादा अपनी टारगेट ऑडियंस को पहुँच पाएंगे बेटर तरीके से। What the selling strategy should be, etc. An advertising campaign is an extension of this process. और अब इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ। सबसे पहले हमने रिसर्च करी, उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन करेंगे।
Advertising is a process of giving a product a personality, identity through audio visual language. ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डैश इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ प्रोडक्ट. ठीक है, मार्क कर लेना. अब ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है. क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग से ही किसी भी प्रोडक्ट को उसकी आइडेंटिटी मिलती है, उसकी पर्सनालिटी मिलती है. लोगों से कैसे जानेंगे एडवर्टाइजमेंट से? वरना प्रोडक्ट बना दिया, कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का कुछ काम नहीं है, कोई इसे खरीदेगा ही नहीं. तो प्रोडक्ट को जो भी पर्सनालिटी और आइडेंटिटी मिलती है वो कैसे हम उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल को यूज करके, जो कि हम सुन सके और देख सके. ऐसी एडवर्टाइजमेंट बना के हम प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो ही एक प्रोडक्ट को उसकी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी देता है. इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान्ड एंड लॉन्च्ड एफर्ट. और ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट करनी है तो सीधा कर दी, नहीं. बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि टारगेट ऑडियंस हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी और कहाँ सूटेबल है, किस तरीके से करना है, सब चीजें देखकर, कौन से मैनर में वो अट्रैक्टिव रहेगी एडवर्टीजमेंट, सब देखकर ही उसे एडवर्टाइज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को. तो बहुत ही प्लान और लॉन्च तरीके से चीजें होती हैं. टारगेटेड बायर्स. एवरी प्रोडक्ट बिलोंग्स टू अ सेक्टर ऑफ बिजनेस and the buyers are distributed as per their needs and income levels. अब हमारा प्रोडक्ट सबके लिए सूटेबल नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जिनके लिए हमारा प्रोडक्ट बना होगा. अब फुटबॉल है मान लो, तो ओल्ड एज पीपल को तो फुटबॉल का कोई काम नहीं है. हम बच्चों को उनकी आर्ट दिखाएंगे, छोटे बच्चों को जो खेले उनसे बॉल से. तो ये बताए कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही बना होता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट जनरल हो, सबको काम आए. जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, तो ऐसा जनरल नहीं हो सकता हमारा प्रोडक्ट हर टाइप. ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन के लिए ही हमारा प्रोडक्ट हो. और वो कैसे डिवाइड करेंगे हम कि उनकी नीड क्या है, या तो हमारे कस्टमर की, या फिर उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है कि वो चीज़ वो अफोर्ड कर सकते हैं. मान लो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है तो फिर हम उसे सोशियो इकोनॉमिक में डिवाइड करेंगे कि आधे लोग उसे नहीं अफोर्ड कर सकते, आधे लोग ही खरीद सकते हैं. तो इस तरीके से हमें टारगेटेड बायर्स का पता चलता है. अब देखो इसमें ना अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की. वैसे तो इसमें से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बहुत कम चांसेस है, तो इसलिए मैं तुम्हें ब्रीफ में बता देती हूँ और एक बार तुम रीड कर लेना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले है ऑटोमोटिव, मतलब कि व्हीकल्स वाला जो सेक्शन होता है वो. तो इसमें कह रहे हैं बहुत सारे प्राइस के डिफरेंसेस होते हैं कि आपको सस्ते से सस्ते में भी चीज़ें मिल जाएंगी. 1.25 लाख से स्टार्ट हो जाती है और फिर कितनी भी हायर रेंज तक चलेगा आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे, ये कह रहे हैं. और टू व्हीलर सेगमेंट जो है इंडिया में ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़ा अफोर्डेबल है फोर व्हीलर के कंपैरिजन में, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो टू व्हीलर्स पर जाएं. ठीक है, इसके बाद है ब्रेवरेजेस. दो टाइप्स की होती है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक. अल्कोहलिक का प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट इंडिया में बैन है, इलीगल है, वो नहीं कर सकते. और ड्रिंक्स में हमारे पास ग्लोबल ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स और रीजनल ब्रांड्स भी है. उसके बाद है सेलुलर प्रोडक्ट्स. सेलुलर प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प में आते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है लास्ट फ्यू ईयर्स में. और इनका बहुत सारे मतलब मल्टीपल पर्पसेस होते हैं जिनके लिए काम आते हैं. नेक्स्ट है क्लोथिंग. क्लोथिंग में क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स बनते हैं, अलग अलग डिज़ाइन, स्टाइल, पायर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, सबकी अलग अलग डिमांड होती है. और बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है कि लाइक अलग अलग चीज़ें बन रही है, अलग अलग सबकी डिमांड. तो क्लोथ्स की डिमांड ऑब्वियसली सबको होगी, तो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है फॉर द सेलर्स. इसके बाद है कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के जो प्राइजेस होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब मान लो 1 से 2 लाख रेंज बाउंड की इतने में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा. वेरिएशंस इसमें कमी दिखती है कि ज़्यादा महंगा या ज़्यादा सस्ता. और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि ये पर्पस ये सॉल्व करेगा प्रोडक्ट हमारा. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे ऐसे गैजेट्स आ जाते हैं जैसे कि टेप रिकॉर्डर, CD, DVD प्लेयर, रेडियो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें हम लैंडलाइन टेलीफोन भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ये भी स्टैंडर्ड होते हैं और रेंज बाउंड होते हैं कि इतने से इतने में आ जाएगा हमारा सामान. ठीक है, एंटरटेनमेंट में फिल्म्स, म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स, प्लेज, लाइव इवेंट्स, ये सब आ जाता है. और टेलीविजन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, और टेलीविजन अपने आप में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे कि बैंकिंग की चीज़ें हो गई, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं हमारी फाइनेंस में. दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स, बट इसमें हमें हमेशा इनोवेशन करनी पड़ती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाएं हमारे कस्टमर को, आपका
पैसा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो रहा है, या अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमेशा इन्वेंशंस करने रहने पड़ते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। फूड एंड स्नैक्स, इसमें आ जाती है स्वीट्स, कुकीज़, बिस्किट, चिप्स एक्सेट्रा। और इसके ज़्यादातर जो टारगेट बायर्स होते हैं या तो हाउस वाइफ होती है या फिर छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि हमारे कुछ गैजेट्स होते हैं जो एक्सरसाइज करने में हेल्प आते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, या फिर जो हमारी मेडिसिन हो गई, ये सब आता है हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में। उसके बाद होता है होम अप्लाइंसेस। होम अप्लाइंसेस में क्या, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव, ये सब आ जाता है। उसके बाद ISP एंड सर्च, इसमें तो इंटरनेट वाली सर्विसेज आ जाती है और सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है क्योंकि ऑब्वियसली आगे आगे सब डिजिटल होने वाला है इसलिए। और ये देखा गया है कि इस सेक्टर में अभी तक तो ज़्यादा लोग नहीं आए हैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये खुद में भी प्रोडक्ट्स हैं और ये दूसरे प्रोडक्ट्स को भी एडवर्टाइज करने में हेल्प आते हैं। जैसे कि जो इंटरनेट है, अब इंटरनेट हेल्प करेगा हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी, तो वो खुद भी एक प्रोडक्ट, खुद में भी वो एक प्रोडक्ट है और दूसरे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग में भी वो हेल्प करता है, ये वो कह रहा है। उसके बाद है मैगजीन्स, तो पब्लिकेशंस होती हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, और प्रेडिक्टेबल रीडरशिप होती है, कुछ रीडरशिप होती है मैगजीन की, और ऑडियंस भी फिक्स्ड होती है कि इनके लिए टारगेट करके बनाया जा रहा है, ये लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में आ गया जैसे टूथपेस्ट, शेविंग किट, कॉस्मेटिक्स, ये सब, तो ये सब थोड़ी बल्क इंडस्ट्री है क्योंकि लाइक ये चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है कभी कभी। उसके बाद है फास्ट फूड। फास्ट फूड का क्या कह रहे हैं, मान लो हमारी एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है और मान लो वो मेरे एरिया में लोकेटेड है तो उसकी रीच जो है वो लिमिटेड है। ऑब्वियसली डिलीवरी हम जा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं, बट वो भी एक लिमिटेड रीच तक रहेगी। तो ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बेनिफिट होगा इसमें अच्छा खासा, बट इसकी रीच जो होती है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद है रिटेलर्स। तो रिटेलर्स का ये कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो बिजनेस हाउसेज है वो मार्केट में आ चुके हैं, तो रिटेलिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है। इसके बाद ट्रैवल रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेनिफिट कर रही है, वो बूस्ट पे है। और रेगुलर चीज़ें होती रहती है जैसे कि टूरिज्म गाइड और एजेंसी जिनसे हम काम कराते हैं, तो ये सब टूरिज्म सेक्टर में आ जाता है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिफाइनिंग द मार्केट, कि अब हमारे टारगेट बायर्स कौन से हैं और क्या मार्केट है हमारी कि जहाँ पे हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। मतलब कि इस कैटेगरी के लोगों को, इन लोगों को हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हमारी मार्केट ये है कि हमारे टारगेट बायर्स ये हैं, इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, ये चीज़ है। ठीक है। डिफाइनिंग वंस ओन मार्केट इज एन इलेबोरेट एक्टिविटी। ऑब्वियसली बहुत टफ है कि अगर मान लो हमारा प्रोडक्ट बना बच्चों के लिए और हम उसे ओल्ड एज वाले लोगों को दिखा रहे हैं, तो भाई हमारा प्रोडक्ट कोई लेगा ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट ना वेस्ट हो जाएगा, ना किसी का पर्पस सॉल्व होगा, ना कुछ होगा। तो ये कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे प्रोडक्ट के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रिसर्च एंड प्री टेस्टिंग ऑफ द प्रोटोटाइप्स। इसके लिए सबसे पहले बहुत सारी रिसर्च करी जाती है अपने टारगेट बायर्स जानने के लिए, और प्रोटोटाइप्स दिखाए जाते हैं कि लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको हम सोचे ये हमारे टारगेट बायर्स है, क्या वो हमारा प्रोडक्ट लेने में सच में इंटरेस्टेड है या नहीं है। Before you zoom in on the buyers, you have to understand them as individuals. अगर आप बायर्स को देख रहे हो उससे पहले आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखो, वो सोसाइटी में कैसे, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसे, ये सारी चीजें देखो, उन्हें एज अ इंडिविजुअल देखो सबसे पहले कि उनको क्या चाहिए, उनकी स्टेट कैसी है, तभी तो वो बायर बनेंगे, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये कह रहा है वो। अब डिफाइन कैसे करी जाती है मार्केट, तो मार्केट को डिफाइन करने के दो वेज है। The very first step would be to identify as to what are the features and benefits of a product that the one is offering. तो सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड ढूंढनी पड़ेगी। अब ये बता रहे हैं कि अपनी मार्केट आप कैसे ढूंढो, आपके टारगेट बायर्स कौन है। तो सबसे पहले अब इसके दो स्टेप्स हैं, आप कैसे ढूंढोगे। तो पहला स्टेप ये कह रहा है, फर्स्ट स्टेप है कि आप सबसे पहले देखो कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका काम क्या है, फीचर क्या है, या वो कौन सा बेनिफिट दे रहा है। मान लो हमारा वो था, अब मान लो हम कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं या मान लो प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन पाउडर, तो हम मोस्टली जिम वाले लोगों को टारगेट करेंगे, ना कि ओल्ड लोगों को टारगेट करेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट का फीचर क्या है कि उसे अगर कोई पिएगा तो उसे एनर्जी मिल जाएगी, उससे बूस्ट अप हो जाएगी उसकी एनर्जी। ठीक है, ये बेनिफिट मान लो, ठीक है, कि मतलब एनर्जी भी रहेगी उसमें, वो अपना काम इजीली कर सकता है, वो सब ठीक है। अब
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो क्या फीचर है उसका, या क्या उसका बेनिफिट वो सर्व कर रहा है। और फीचर जो होती है वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोडक्ट का जो उसके साथ ही आता है कि हमारा प्रोडक्ट है तो वो किसी ना किसी यूज के लिए तो होगा, किसी फीचर के लिए तो होगा, यूजलेस प्रोडक्ट तो कोई बनाएगा नहीं। तो इसलिए जो भी हमारा फीचर होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट के साथ आता ही आता है। For example, if one is introducing a new cleansing liquid that acts as stain removal for clothes, then that is the main feature. अगर कोई क्लींजिंग लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में तो उसका फीचर क्या हो गया कि वो स्टेन रिमूव करेगा कपड़ों से, वो उसका फीचर हो गया। तो जो फीचर होता है वो प्रोडक्ट के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। The benefit to the customer, however, is that they do not depend on professional laundry services. और इसका बेनिफिट क्या हो गया, जो कस्टमर है अब उन्हें बाहर कपड़े प्रोफेशनल लॉन्ड्री के लिए देने के लिए नहीं भेजने पड़ेंगे, वो घर पे इजीली जो भी स्टेन है वो रिमूव कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम और एनर्जी सब सेव हो रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं लग रहा। That could be a good motivation for the consumer to buy it. और उनका पैसा सेव हो रहा है, उनका टाइम सेव हो रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा, बस इजीली घर पे क्लीन हो जा रहा है। तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। By knowing what your product service has to offer and what will make customers buy, you can begin to identify common characteristics of your potential market. अब जैसे आपको पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट क्या लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और क्या चीज़ कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी प्रोडक्ट बाय करने के लिए। उसके बाद अब ऐसा नहीं है ना कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कुछ ही सेक्टर को काम आए, वो एक दो सेक्टर को मिला के काम आ सकते हैं। तो अब हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं कि अब हम इन सेक्टर्स को टारगेट करते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। तो प्रोडक्ट की नॉलेज के बाद ही हम मार्केट की नॉलेज ले सकते हैं कि कौन हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया मार्केट डिफाइनेशन में कि मार्केट को कैसे डिफाइन करेंगे। पहला स्टेप है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, ये प्रोडक्ट क्या सॉल्व कर रहा है, प्रोडक्ट के क्या फंक्शंस हैं। अब सेकंड है मार्केट पे जाना कि मार्केट को कैसे डिवाइड करना है। अब It is a very tempting idea to target as many people and groups as possible for marketing your product. Obviously सबको ही जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत जनरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे, ज़्यादा हमारी सेल हो, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। But there are two major risks involved in this strategy. बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। दो रिस्क क्या है मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजी में। वन इज दैट द मैसेज माइट बी स्प्रेड आउट or in such a way so as not to reach the target group at all or may reach in a diluted form. ऐसा हो सकता है कि हम एडवर्टाइजिंग जिस स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, हमने जो मार्केट सेगमेंटेशन करी हमने गलत कर ली और हमारा जो प्रोडक्ट है वो टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचा ही नहीं, तो एक बहुत गलत हो जाएगा। या पहुंचा भी तो क्लियरली नहीं पहुंचा, डाइल्यूटेड पहुंचा ना, ऑडियंस को कुछ समझ आ रहा है क्या प्रोडक्ट है क्या है कुछ, तो ये गलती हो जाएगी। और सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा कि हम ज़्यादा लोगों को पहुंचना चाह रहे हैं, ज़्यादा कंटेंट हम इंक्लूड कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स में हम उसे टेस्ट कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो लाइक हमारा जो बजट है वो बढ़ जाएगा। तो दो रिस्क क्या होते हैं किसके, मार्केट सेगमेंटेशन के। ऐसा हो सकता है कि हम अपने टारगेट बायर्स तक पहुंच ही ना पाए या पहुंचे तो डाइल्यूटेड फॉर्म में जिनमें उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाया या उसका क्या यूज है। सेकंड, कि मार्केट सेगमेंटेशन हम करते हैं तो इसमें ज़्यादा रिसर्च लगती है, हम और अच्छे से प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो कॉस्ट हमारी जो होती है, हमारा जो बजट होता है उससे एक्सटेंड भी कर सकती है, तो हमारा बजट जो होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। अब देखो इतनी देर से इसने रिस्क विस्क बता दिया क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन का। फाइनली हमें मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन मिल रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे दे देंगे डैश इज द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। अगर जैसे कि ना मास मीडिया में बहुत सारे एमसीक्यूज एमआईक्यूज आते हैं, तो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है ना खुद से कि हाँ ये एग्जाम में आ सकती है फिलिप्स के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, तो एक साइड में अपना एक रजिस्टर बना लो छोटा सा, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए कि चैप्टर 1 इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जैसे कि यूएसपी उसकी फुल फॉर्म हो गई और डैश सेक्शन आर&डी सेक्शन जो होता है क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट को, ऐसे जो वन लाइनर जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसमें लिख लो, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है तुम इसमें कहाँ ढूंढने बैठोगे, दूसरी भी बुक है एम्प्लॉयमेंट वाली। और इसके बाद इसमें जब एमसीक्यूज और एमआईक्यूज आते ही हैं, हमें पता है इतने सारे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस पड़ जाते हैं, एक एक लाइन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो कहीं भी अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये वाली चीज़ आ सकती है तो तुम खुद उसे मार्क करते चलो और लिखते चलो साइड में एक रजिस्टर में, जैसे जो मैं बता रही हूँ वो लिखो और उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे
स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि हाँ ये शायद आ सकते हैं। जैसे कि ये था, अ फीचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट दैट ऑटोमेटिकली कम्स विद इट। चाहे तो ये इसमें से भी कुछ एमसीक्यू या एमआईक्यू बना सकते हैं, इसी टाइप से मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन में से बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ तुम्हें खुद से लग रहा है ना कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, तुम उसे अलग से नोट डाउन करते चलो ताकि तुम्हें बाद में रिवाइज करने में बहुत ईजी हो। ठीक है, आप देखो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। हमारी एक बड़ी टारगेट मार्केट होती है, ठीक है। मान लो हम इसमें बुक में जैसे एग्जांपल दिया एथलेटिक शू इंडस्ट्री, ठीक है। अब हमारी बड़ी टारगेट मार्केट क्या हो गई, ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं या जो कि एथलेटिक्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, लार्जर टारगेट मार्केट। अब इसको हम छोटी छोटी मार्केट्स में तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे। किस बेस पे, जेंडर में। मान लो कि स्पोर्ट्स है क्रिकेट, क्रिकेट फुटबॉल बोल दो, कुछ भी बोल दो, मान लो स्पोर्ट्स है फुटबॉल, ठीक है। तो फीमेल के लिए अलग टाइप ऑफ शूज, अलग टाइप ऑफ डिजाइन और अलग फीचर्स होंगे थोड़े, और जो बॉयज होंगे उनके लिए वो चीजें अलग होगी। तो बड़ी मार्केट को जब हम छोटी छोटी, हमारी जो बड़ी टारगेट मार्केट है जैसे कि एथलेटिक पीपल जो कि मतलब खेलते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उसके हम छोटी छोटी मार्केट्स में तोड़ रहे हैं। मान लो बेस्ड ऑन जेंडर हमने दो डिवाइड कर दिया है, फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। तो इसी को मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। एक लार्जर टारगेट मार्केट को स्मॉलर सेक्शंस में, स्पेसिफिक सेक्शंस में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन करना विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फीमेल हैं तो उनको इस टाइप के देने हैं, वो मेल है उनको इस टाइप के देने हैं। और जैसे एथलेटिक शूज है तो तुम उसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि स्पोर्ट्स के हिसाब से, कि मान लो ये क्रिकेट के लिए, ये बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए। तो बड़ी टारगेट मार्केट तो है कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं एथलेटिक शूज उनको बेचने हैं, और उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि ये क्रिकेट के लिए बना है तो क्रिकेट वालों को बेचना है, ये बास्केटबॉल के लिए बना है तो बास्केटबॉल वालों के लिए बेचना है, ठीक है। तो ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन। एक बड़ी मार्केट को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ के बड़ी टारगेट मार्केट को, लार्जर टारगेट मार्केट को ब्रेक डाउन करना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि एथलेटिक शूज, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल, या फिर कौन से स्पोर्ट्स में वो काम आएंगी। गाइस अब जो आ रहा है ना ये हाउ टू ब्रेक लार्ज मार्केट्स इनटू स्मॉलर वंस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जितने सैम्पल पेपर्स अपने टाइम में करे हैं ऑलमोस्ट इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आया ही है, क्योंकि ये चैप्टर में इतना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये जो अभी आएगा ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम एक बड़ी मार्केट को छोटी मार्केट में डिवाइड करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेजेंड। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और तुम खुद भी इसके नोट्स बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, लार्जर मार्केट्स आर मोस्ट टिपिकली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मार्केट सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब अगर हमें किसी भी लार्जर, हमने पढ़ लिया मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, अब हम मार्केट सेगमेंटेशन को कैसे करें, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे ढूंढे, कैसे डिवाइड करें एक बड़ी टारगेट मार्केट को छोटी मार्केट्स में। तो ये कह रहा है ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चार बेसिस होते हैं टिपिकली, मोस्टली इनके थ्रू हम डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं बड़ी मार्केट को छोटी मार्केट में। क्या होते हैं ये, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो एमसीक्यू में ऐसे दे देंगे, मान लो जैसे कि स्नो बूट्स हैं तो वो स्पेसिफिकली किस ऑडियंस के लिए होंगे, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वो बीच पे उसका कोई काम है नहीं, तो वो ऐसा कुछ दे देंगे, ऐसी सिचुएशन दे देंगे एमसीक्यू में। और ये चारों पैरामीटर्स दे देंगे कि जोग्राफिक है, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, ये चारों दे देंगे, और तुम्हें बताना होगा कि किस बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया गया है उस केस में। या फिर एक 4 मार्कर बहुत अच्छा बनता है इससे कि तुम्हें कह देंगे कोई प्रोडक्ट है और तुम उसकी एक प्रोडक्ट बताओ और तुम उसको मार्केट में सेगमेंट कैसे करोगे, किस अलग अलग बेसिस पे करोगे, कोई एक बेस डिफाइन करो या दो बेस डिफाइन करो। कि मान लो ये वाला हो गया हमारा कि ये वाला ले लेते हैं स्नो बोट्स वाला, तो मान लो हमने बोल दिया कि हमारे प्रोडक्ट है और हम इसको सेगमेंट कैसे करेंगे, जोग्राफिक बेसिस पे, जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे करेंगे कि ये माउंटेन्स पे ज्यादा काम आएगा, बीच पे काम नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें 4 मार्कर्स में, 4 मार्कर्स में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आता है। तो ये वाला टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आज मुझे थोड़ा कोल्ड है इसलिए प्लीज बियर आज। देखो अब जोग्राफिक, द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एंड अर्बन पीपल। सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल को अट्रैक्ट करना है, हमें हमारे प्रोडक्ट को रूरल पीपल को अट्रैक्ट करना है या अर्बन पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। रूरल पीपल समटाइम्स अफोर्ड नहीं कर पाते, वेयरएज अर्बन लोग अफोर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है हमारा जोग्राफिक कंडीशन में, डिफरेंट एंड अफेक्ट्स द परचेजिंग प्रेफरेंसेस एंड पावर। और जहाँ पे मान लो
रूरल एरिया में मान लो कार की इतनी ज़रूरत ना पड़े जितनी अर्बन एरिया में पड़ती है, तो उस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, जो उस एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो अर्बन में रह रहे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। उस हिसाब से जब हम प्रोडक्ट को मार्केट को सेगमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं ज्योग्राफिक कंडीशन। ठीक है, if you are in retail store business then your location within the cities matter if you are selling a product। अब ये कह रहा है जैसे कि अगर तुम रिटेल स्टोर बिजनेस है तुम्हारा, तो विलेज में मे बी लोग इतना ना खरीदे, तो तुम उसे कहाँ एडवर्टाइज करो, सिटी में। सिटी में तुम्हारी लोकेशन मैटर करती है, ज्योग्राफिक चीज। ठीक है, इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट इज क्लाइमेट सेंसिटिव लाइक एयर कंडीशनिंग और हीटिंग देन सर्टेन एरियाज वुड बी योर प्रायोरिटी एंड योर मार्केट इज नॉट अ यूनिफॉर्म वन। मान लो आपके क्लाइमेट सेंसिटिव कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वो होता हमारे स्नो बूट्स थे, या फिर मान लो एसी हो गया। तो अब एसी का कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता कोई काम है, तो हमारी मार्केट वहाँ नहीं होगी। तो हम मार्केट को सेगमेंट कैसे करेंगे कि ऐसे एरिया जहाँ पे गर्मी पड़ती है, राजस्थान, मुंबई जहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है, ऐसी जगहों पे हम सेगमेंट करेंगे, ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे। तो ऐसे हम अपनी मार्केट सेगमेंट करते हैं ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। Accordingly, one will have to decide whether the scale of one's business will be local, regional or national or international। और ज्योग्राफिक कंडीशन के बेस पे ही हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, नेशनल मार्केट के लिए या लोकल मार्केट के लिए है। जैसे कि मान लो खाखरा हो गया, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड थोड़ी कम होगी, गुजरात में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, फिर इंडिया में थोड़ी ओवरऑल इंडिया में उससे कम होगी, इंटरनेशनल में उससे कम होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही काम आती है। तो ज्योग्राफिक कंडीशन की हमारे प्रोडक्ट की रेंज कितनी है, मतलब हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ पर है, किस टाइप की है, उससे डिसाइड होता है कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल के लिए बना है, नेशनल के लिए बना है या फिर लोकल मार्केट के लिए बना है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होता है कि जो भी हमारा इंसान है, जो भी हमारा बायर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे कि एज, रेस, रिलीजन, जेंडर, इनकम लेवल, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल एंड मैरिटल स्टेटस। मान लो अब जेंडर, नेल एक्सटेंशन वाले एग्जांपल ले लो ना। अब हमारी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कैसे डिवाइड होगी, जेंडर के बेसिस पे, कि हमें किसको टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, ना कि हमें मेल को टारगेट करना है। तो जो भी हमारे बायर्स हैं इंडिविजुअल, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, एज, रेस। मान लो हमारे रिलीजन में कोई चीज काम आती है वो दूसरे रिलीजन में काम नहीं आती, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली नहीं होगी। एज, मान लो गेम्स है, तो हम गेम्स किस में प्रमोट करेंगे, चिल्ड्रन में, एडोलसेंस में। जो यंग पीपल होंगे और ओल्ड पीपल होंगे वो थोड़ा उससे कम अट्रैक्ट होंगे, वो हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं होंगे, वो गेम्स कम ही खेलते होंगे ऑब्वियसली बहुत। तो इसलिए डेमोग्राफिक कंडीशन की हमारा जो बायर है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी आइडेंटिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी मार्केट जो है वो कैसे सेगमेंट होगी। इसके बाद है बिहेवियरिस्ट। Customers' reasons for purchasing products and services can be varied and complex। अब जो कस्टमर होते हैं सबके अलग अलग रीजन होते हैं कि क्यों वो प्रोडक्ट लेंगे, और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इट कुड बी अ फैसिनेशन और आइडेंटिफिकेशन इन द ब्रांड विद द ब्रांड। अब मान लो आईफोन है, तो आईफोन का क्या है कि ये लोग फैसिनेट होते हैं कि ओ एप्पल का है तो लेना है, या आईपैड है एप्पल का है लेना है। क्यों? क्योंकि वो फैसिनेट हो रहे हैं ब्रांड से। या आइडेंटिफिकेशन, मान लो हम डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते, पिज्जा हट का ऑर्डर करते, क्यों? क्योंकि हम बहुत टाइम से उससे एसोसिएटेड है, और फिर हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ हम जानते हैं कि यहाँ से हम प्रोडक्ट लाएंगे, यहाँ से हम वो चीज़ लाएंगे तो वो अच्छी निकलेगी। और लॉयल्टी विद एन एक्सिस्टिंग वन, ऐसा होता है कुछ लोगों की कि नहीं हम इसी ब्रांड के साथ लॉयल है तो हम इसी चीज़ का प्रोडक्ट लेंगे। मान लो मिल्टन की बॉटल यूज़ करते आ रहे तो हमारी उसके साथ आइडेंटिफिकेशन है कि लॉयल्टी है कि हाँ मिल्टन का ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लॉयल्टी हो जाती है। और इट कुड बी द कॉस्ट और बिलीफ इंड्यूस्ड बाय पीयर प्रेशर। कॉस्ट भी इफेक्ट करती है कि महंगा है, सस्ता है, हमारा बजट कैसा है। और बिलीफ इंड्यूस्ड बाय पीयर प्रेशर, और ऐसा होता है ना कि मान लो हमारा दोस्त है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, और वो कह रहे हैं भाई तू इस कैफे में जा, यहाँ पे तुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, ये वो सब कह रहे हैं कि ये कैफे बहुत अच्छा है, सबने बोला तुम्हें, अब तुम्हें हो गया कि पीयर प्रेशर हो गया कि हाँ एक बार तो ट्राई करना है ये सब। तो ये सब चीज़ें बिहेवियर में आ जाती है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बाइंग हैबिट्स एंड पैटर्न्स ऑफ द कस्टमर। अब मान लो ये जो पीयर प्रेशर में गया था, इसको पसंद नहीं आया या महंगा लगा, तो बाद में दोबारा जाएगा ही नहीं कभी। तो ऐसे ही
बिहेवियर सेगमेंटेशन जब हम करते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हमें कस्टमर्स की बाइंग हैबिट्स और पैटर्न्स को समझना पड़ता है. कस्टमर्स डू टेक देयर ओन टाइम इन डिसाइडिंग व्हाट टू बाय. कस्टमर्स ऑब्वियसली भाई कस्टमर पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो वो ये देखेंगे उन्हें कहाँ सर्विसेज बेटर मिल रही है, कहाँ चीज़ें बेटर मिल रही है, तो वो बहुत टाइम लेंगे, अपना टाइम लेंगे, तभी डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ से क्या चीज़ लेनी है. वेदर इट इज़ अ किचन प्रोडक्ट और अ व्हीकल और अ होम, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो, कोई किचन का प्रोडक्ट हो या व्हीकल हो या फिर एक घर हो. इसके बाद है साइकोग्राफिक, ये फोर्थ है, लास्ट है. There are certain products that have different considerations to some people than the feeling of necessity. अब साइकोग्राफिक में क्या आ जाता है, कई लोगों को होता है कि ज़रूरत है हमें किसी प्रोडक्ट की. मान लो कोई व्हीकल है, अब नैनो ली किसी ने, क्यों कि हमें ज़रूरत है उसकी, हमें नेसेसिटी है कि हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसने नैनो ली. अब वहीं एक दूसरा इंसान है, उसने ली मर्सिडीज़, क्यों, उसको अपना सोशल स्टेटस एलिवेट करके दिखाना है, सोशल स्टेटस के लिए लिए, सेल्फ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन खुद के लिए लिए, ये दिखाने के लिए सोसाइटी में कि हाँ कुछ है और ठीक है. तो मतलब कुछ लोग नेसेसिटी के बेस पे लेते हैं और कुछ लोग सोशल स्टेटस के लिए लेते हैं. डिजायर फॉर फीलिंग ऑफ एलिवेटेड स्टेटस, enhanced appearance and feeling rich are some considerations that go into the purchase. Examples of it कि हमारा स्टेटस ज़्यादा दिखे, हमारी अपीयरेंस, मान लो हम ब्रांडेड चीज़ें ले रहे हैं तो हमारी अपीयरेंस अच्छी दिखे और हम रिच फील करें, लोगों को लगे हम रिच हैं, इसलिए कुछ लोग लेते हैं, या कुछ लोग इसलिए लेते हैं कि उन्हें सच में ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, नेसेसिटी है. These factors are the psychographic variables that influence buying decisions. और ये लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, ये है साइकोग्राफिक. दिस अप्लाइज स्पेशली टू लग्जरी आइटम्स, ये ज़्यादातर लग्जरी आइटम्स पे डिपेंड करता है. ओइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ कार और गैजेट और वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड एंड स्टाइल मे बी स्टेटस सिंबल फॉर सम, कि आईफोन ही यूज़ करना है, स्टेटस सिंबल एलिवेट होगा. तो इसलिए कुछ ब्रांड और कुछ स्टाइल जो होते हैं वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना स्टेटस सिंबल उसी को बना लेते हैं वो हमेशा के लिए, क्यों, ताकि वो सोसाइटी में अच्छी इमेज बना सके. Since all products do not have uniform and extensive range, most businesses use a combination of the above to segment their markets. अब ऐसा नहीं है कि एक ही बेस पे हम सेगमेंट कर देंगे साइकोग्राफिक पे और छोड़ देंगे. अगर साइकोग्राफिक पे मान लो हम आईफोन वाला कर रहा है, आईफोन का स्टोर है हमारे, तो हम कहाँ लगाएंगे उसे, जियोग्राफिक कंडीशन देखेंगे कि हम अर्बन एरिया में लगाएंगे, गाँव वाँव में नहीं लगाएंगे. और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गई कि हम रिच लोग हमें ज़्यादा खरीदे, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे, तो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म ही हो, कि लाइक ऐसे प्राइस रेंज में हो कि सब खरीदे. मान लो सॉल्ट है, टूथब्रश है, तो ऐसा नहीं वो यूनिफॉर्म हो या उसकी रेंज जो है वो फिक्स्ड हो. तो अलग अलग बिजनेस जो होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मार्केट को सेगमेंट करने के लिए, इन चारों को मिला के. जैसे कि जो डेमोग्राफिक और जोग्राफिक क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादातर कब यूज होते हैं, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या मार्केट को डिफाइन करते हैं, कि हमें टारगेट मार्केट का पता करना है, टारगेट ऑडियंस का पता करना है और आइडेंटिफाई करना है, या फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है बेसिकली तब. जैसे कि डेमोग्राफिक और जोग्राफिक हो गई, तो इनको ज़्यादातर कब यूज़ किया जाता है, जब हमें अपनी टारगेट मार्केट का पता करना होता है, टारगेट ऑडियंस का पता करना होता है, आइडेंटिफाई डिफाइन करना होता है कि कौन है, कि उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, कहाँ रहते हैं, कहाँ सूटेबल होगा. तो अपनी मार्केट डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डेमोग्राफिक और जोग्राफिक ज़्यादातर यूज़ होते हैं. और साइकोग्राफिक और बिहेवियरल ज़्यादा यूज़ होते हैं जब भी हमें कोई प्रमोशनल कैंपेन करना होता है, कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप इससे बहुत सुंदर दिखोगे या फिर आपका जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा दिखेगा. तो कभी भी हम प्रमोशनल कैंपेन को लॉन्च करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर बिहेवियरल की ब्रांड आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके. तो वो सब तो डेमोग्राफिक और जोग्राफिक जो होते हैं वो मार्केट, टारगेट मार्केट को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब फंसाने के लिए बेसिकली. टारगेट मार्केट में जो भी हमारे इंडिविजुअल लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जब भी हम कोई प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च करते हैं तो बिहेवियरल और साइकोग्राफिक फैक्टर्स यूज़ होते हैं. और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस. सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी आज, तो इसलिए अगर इधर उधर हुआ हो तो कहीं, बट 12th क्लास की फर्स्ट वीडियो थी. हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, फीडबैक देना कि वीडियो कैसी लगी, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि तुम्हें सब समझ आ जाए.
अब देखो मैंने तो पढ़ा दिया है, मेरा काम यहाँ पे हो गया है। अब जब तक तुम इसे स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ोगे, मैं अगर तुमने ये वीडियो अभी देखी है ना तो विद इन 24 आवर्स एक बार तुम इस गो थ्रू कर लेना। वैसे देखने में तो 4-5 पेज का चैप्टर है ना, तो अगर तुम रीड करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो एक बार तुम रीड कर लेना तभी याद होगा। फर्स्ट क्लास है गाइस, बी सीरियस। ओके, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो 12th की लाऊं या 11th की? 12th की लाते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर है, वो छोटू सा है भाई, बहुत छोटू सा है, वो सेकंड चैप्टर 1 पेज का है, ठीक है। तो हाँ, पढ़ते रहो और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में और फीडबैक जरूर देना वीडियो कैसी लगी। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।